नमस्ते बच्चों। कल हमने दो बैलों की कथा प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी को पढ़े थे। उसी के आगे उसमें हमने गधे का, बैल का क्या सार्थकता होती है, क्यों उसको से गधा क्यों कहा गया, बैल क्यों कहा गया। पर यहाँ पर इसी पाठ के अंदर प्रेमचंद ने एक दो आत्मीयता रखने वाले दो बैलों की कथा का वर्णन बड़ी रोचकता से किया। जिस मालिक के पास वो रहते थे वहाँ जब उसने किसी को बेच दिया उनको, और उनके बेचने के बाद जब वो उनके घर लेके गया तो उन बैलों ने क्या किया, कितना भी उनको खाना पानी दाना सब कुछ दिया लेकिन उन्होंने मुंह में डाला नहीं। और आखिर दोनों के दोनों अपनी मुख भाषा में अपना नियम बनाकर वो किस तरह से अपने वापस उस झूरी के घर में आ गए। तो उसके आने के बाद उसके साथ मालिक का और मालिक की पत्नी का व्यवहार कैसा था। मालिक के मन में तो उसके प्रति इतना प्यार आया कि ये वापस यहाँ आ गए, लेकिन पत्नी ने क्या कहा कि ये लोग वापस आ गए, अब मैं इनको कुछ भी नहीं दूंगी। मतलब ऐसे इस तरह से उनके देखिए कि बच्चिया तो अड़ियल बैल आते उसका स्थान। तो अब देखो उन दोनों ने किस प्रकार से अपने भक्ति, स्वामी भक्ति का वर्णन यहाँ पर बताया है कि झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे। हीरा और मोती दोनों पछाई जाति के थे। सब देखने में, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ साथ रहते। दोनों में भाईचारा हो गया। भाईचारा यानी दोनों एक दूसरों के बिना ऐसे जानवर थे लेकिन दोनों में इतनी आत्मीयता थी, इतना प्रेम था। दोनों आमने सामने आसपास बैठे एक दूसरों से मुख भाषा में विचार विनिमय करते एक दूसरों के। हाँ, ये सब हमने कल पढ़ा था। उसी के आगे ये भी पढ़ा कि जब उसके घर आए वो दोनों भी बैल वापस, तो आसपास के सभी लोग जमा हो चुके थे। और जमा होने के बाद उन लोगों ने कोई अपने घर से कोई चीज़, कोई भूसा, कोई आटा, कोई रोटी ऐसे ला के उसको खिलाए और सब ने खुशियाँ मनाई। कोई गुड़ दिया, कोई रोटी दी, कोई चोकर दिया, कोई भूसी दिया, और सब बैलों के सामने रखने के बाद उन लोगों ने वहाँ पर खाया। उन लोगों ने कहा कि जरूर वे उस जन्म के आदमी थे, ये बैल नहीं है, जन्म के आदमी थे। प्रतिवाद में किसी को साहस नहीं हुआ, पर झूरी की पत्नी जल उठी थी और उसने क्या कहा कि अब ये आ गए वापस, इनको तो कहीं रहते नहीं, कामचोर है काम। अब देखूँ मैं तो इनको सिर्फ क्या दूंगी, कुछ खाने को नहीं दूंगी और भूखे रखूंगी, खाए और सूखा भूसा दूंगी। अब ये खाए या न खाए या मरे। सब लोगों का मन में उन बैलों के आने की खुशी थी, लेकिन एक उसकी पत्नी ऐसी थी झूरी की जो उसको क्रोध आ रहा था उनके आने, क्योंकि उसको बिल्कुल वो पसंद नहीं थे। अब देखिए यहाँ पर होने के बाद में तो भी बेचारे बैल कैसी आशा भरी नज़र से उसकी ओर देख रहे थे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी खली क्यों नहीं डाल देता, मालकिन मुझे मार डालेगी। तो अपने नौकर से कहा झूरी ने कि अरे थोड़ा भूसी डाल दे। तो बोले नहीं नहीं मालकिन, मैं अगर इसको भूसी डाल दूंगा, खली डाल दूंगा तो मालकिन मुझे मार डालेंगे। चुरा कर डाल आ। देखिए उसके जानवरों में भी कितना किससे के साथ कैसा आत्मीयतापना रहता है और मनुष्य में भी कितना रहता है। तो उसने पत्नी को भी वहीं पर रखा और उससे चुरा कर तू डाल दे, लेकिन बेचारे जानवर को डाल दे। कल से कुछ नहीं खाया न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। वो बोला नहीं दादा। दादा यानी रेस्पेक्ट शब्द था उनके लिए, बड़ों के लिए, मालिक के लिए वो दादा का संबोधन करता। नहीं नहीं, तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। आज तुम ऐसा बोल रहे हो, कल अगर वो मुझे डांटेंगी तो तुम भी उन्हीं का पक्ष लोगे। तो मैं तो मालकिन के
आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तक हमने सुना। अब देखिए क्या होता है वापस आगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब ये साला शब्द हिंदी के अंदर ऐसे देखे तो साला एक शब्द गाली भी है, और साला का संबोधन यहाँ पर पत्नी का भाई जिसको कहते हैं साला। जैसे भाई का भाई चाचा, माँ का भाई मामा, वैसे पत्नी का भाई ये होता है साला। तो वो आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी जोता। अब की बार उसने क्या किया, दोनों को गाड़ी में जोता, गाड़ी में लगाया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। क्रोधित तो थे वो, क्योंकि उनको मालूम था झूरी का जो प्यार है वो इनके साले में नहीं है। तो उसने क्या किया कि मोती ने बार बार थोड़ा गाड़ी को ऐसा तेज लेकर खड्डे में गिराना चाहा, पर हीरा ने क्या किया, उसको संभाल लिया, उसको कंट्रोल में ला लिया। वो ज़्यादा सहनशील था, क्योंकि हीरा सोचता था कि कोई बात नहीं, हम भी उनके ऐसा करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए हीरा ने उस बात को, मोती के चाल को संभाल लिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसके दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और करकी शराब का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दे दी। देखिए कल का वो भाग के गए से उसका बदला वापस उसके साले ने लिया। बड़ी मोटी रस्सी बांधी इस बार, ताकि वो उसको तोड़ नहीं सके, खोल नहीं सके। और ऐसी रस्सी बांधने के बाद उनके सामने सूखा हुआ भूसा डाल दिया, और उनके अपने बैल थे उनके सामने खली चुनी सब कुछ डाल दिया जो खाने के लायक होते हैं। कितना भेदभाव था देखिए। तो मुक्त जानवर देखो भले ही बोलते नहीं है लेकिन समझते सब है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। झूरी ने फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। यहाँ पर उनको किसकी याद आई कि ये हमको हमारे साथ वैसा व्यवहार कर रहा है। अपने बैलों को तो अच्छा ताज़ा सा खली और भूसी दिया है, और हमको सूखी हुई। पर उनको लगा कि झूरी ने कभी हमको छड़ी तो क्या, लकड़ी तो क्या, फूल की डाली से भी हमको कभी मारा नहीं। कितना ये था उनका, देखो कि कभी ये तो छड़ी है, ये लकड़ी है, लकड़ी को छोड़कर फूलों से बनी हुई डाली से भी उन्होंने हमको मारा नहीं। उसके टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यह मार पड़ी, उसकी एक आवाज़ होती, एक टसका करता था तो वो तुरंत उड़ जाते थे। लेकिन यहाँ पर तो अब मार पड़ी। हाँ, सम्मान की व्यथा तो थी, उस पर मिला सूखा भूसा। और यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, मार ही मार मिल रही है, और खाने में भी लुका सूखा। सम्मान तो दूर की बात रही, प्रेम तो दूर की बात रही, जो खाने को दिया वो भी सूखा भूसा जिसको हम खा नहीं सकते। अब देखिए नान की तरफ आंखें तक न उठाई। दोनों बैलों ने, नान यानी जहाँ पर एक होदी के ऐसा रहता है बना हुआ, उसके अंदर वो भूसा घास डालते हैं ताकि वो लोग खा ले। तो उन्होंने दोनों बैलों में से एक ने भी उस नान की ओर मुँह नहीं उठाया। भूखा रहना कबूल था, लेकिन वो खाने को तैयार नहीं हुए। आँख तक न उठाई, यानी देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। अब उसको बैलों खेत में लेके गया। अपने बैल को तो अच्छा खा खिला पिला के उन्हें पास रखा, और दूसरे दिन उन बैलों को ले जाकर खेत में हल चलाने के लिए ले गया। लेकिन मजाल है कि दोनों में से कोई एक भी पाँव उठाने को भी तैयार नहीं थे, यानी हल चलाने के लिए तैयार नहीं थे। मारते मारते थक गया वो झूरी का साला। इतना मारा, लेकिन वो तो पैर उठाने के लिए टस से मस भी नहीं हुए। एक कदम भी अपना पैर नहीं हिलाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। अब
देखिए निर्दयी यानी किसको कहा कि उस झूरी के साले को, जिसके मन में बिल्कुल दया नहीं थी, तो हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाया। तो मोती, पहले से बता रही थी मैं कि मोती सहनशील है, और सॉरी हीरा सहनशील है और मोती बहुत गुस्से वाला था। जो अपने साथ ऐसा व्यवहार करे तो फिर मोती चुप बैठने वाला नहीं था। और अब जब देखा कि हीरा के नाक पर ऐसे डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा कंट्रोल के बाहर हो गया, काबू से बाहर हो गया। अब उसका गुस्सा इतना हो गया, हल लेकर भाग गया। सीधा वो हल्की लकड़ी को इतना तेज भागा कि वो वहां से खेत से निकल गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। जो लकड़ी रहती, कभी आपने हल चलाते हुए किसान को देखा होगा, बैलों के ऊपर दो बैल रहते हैं, उसके ऊपर एक लकड़ी से उसके ऊपर उसके गले में ऐसे कंडल रहती है और वो पीछे कुदाल रहती है जिससे वो खेत जोता जाता है। जैसे जैसे बैल चलते हैं वो अपने आप क्या हो जाता है, खेत जुतना हो जाता है। लेकिन सब के सब टुकड़े टुकड़े कर दिया, ऐसा मार के भाग के वो करके आखिर सब के टूट काट कर सब बराबर। न हल रहा, न कुदाल रही, न रस्सी रही, न जुआ रहा। जुआ तो बैलों के ऊपर रखते हैं, कभी देखो आप लकड़ी के समान उसको। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते, लेकिन उनके गले में बहुत बड़ी बड़ी रस्सियाँ थी। इसी कारण वो दोनों वापस क्या हो गए, उस झूरी के साले के हाथ में आ गए, पकड़ में आ गए। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने कहा, किसको कहा? मोती को, जिसकी भाषा वही मोती समझता था। उसने कहा, अभी हमारा भागना व्यर्थ है, क्योंकि हम इसके बंधन में है, तो हम बिल्कुल भाग नहीं सकते। और भागने का प्रयत्न करेंगे ऊपर से और ये हमको क्या करेगा, मारेगा। इसीलिए कहा भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। उसने भी अपने मुख भाषा में कहा कि अब यहाँ पर कैसे रहेंगे हम, ये तो तुम्हारी जान लेने पर उतारू था, इतना मारा तुमको नाक पर और में, तो कैसे अब की बड़ी बड़ी मार पड़ेंगी। तो उसने बोला, अगर हम लोग गए, भागने की कोशिश की तो और मारेंगे, इसलिए हमको भागना नहीं चाहिए। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ बचेंगे। हमारा जैन बोलते हैं ना, कोई बच्चे को बोलते हैं ना तू बैल है, और बैल बोलकर क्या करते हैं, उसको मारते हैं। तो हमारा जन्म ही बैल है और हम मार खाने के लिए है, लेकिन हमें इसके पास तो नहीं रहना है। ये भाषा कौन बोल रहा है, मोती। तो इससे आपको ये स्पष्ट हो गया कि मोती गुस्सेदार था, पर अपने हक के लिए, ऐसे नहीं कि किसी के ऊपर जबरदस्ती गुस्सा करे। जब सामने वाला ऐसा हो जाए तो उसके ऊपर गुस्सा होना उसका निश्चित था, लेकिन उतने पर भी हीरा बिल्कुल सहनशील था, संतोषी था। उसने क्या कहा, देखो गया, दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ। जब तक देखे वे दोनों बात कर रहे थे तो सामने दो आदमी आ रहे, गया यानी झूरी का साला, दोनों के हाथ में बड़ी बड़ी लाठियाँ। समझ में आ गया कि ये हमें मारने को आ रहे हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। किससे पूछा मोती ने? हीरा से। अब आप अगर कहो तो मैं भी मजा चखाता हूँ, ताकि देखो दोनों लाठी लेकर आ रहे हैं, दोनों हमको मारेंगे, इनके मारने के पहले मैं कुछ कर दूं, पर मुझे आप बोलिए। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। उसने बोला, कुछ मत करो, चुपचाप खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, नहीं हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती ने कहा, अगर वो मुझे मारा तो मैं भी एक या दो को अच्छा पछाड़ दूंगा। किसके द्वारा पछाड़ते हैं? बैल और गाय आदि, उनके पास है उनके सिंग, उनका हथियार है उनके सिंग। सिंग के द्वारा मैं भी उनको ऐसा पछाड़ूंगा कि छठी का दूध दिया जाए। तो हीरा ने कहा, नहीं हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, हम बैल जरूर है, लेकिन किसी के ऊपर मारते नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं करते। अन्याय करने वालों को हम लोग आदर कर लेते हैं, यही हमारा धर्म है, यही हमारी जाति है, इसीलिए तुम इससे मत मारो। मोती दिल में ऐठ कर रह गया,
बहुत गुस्सा आ रहा था मोती को कि अरे इतना हमारे पर अन्याय हो रहा है और ये महाशय कह रहा है कि तुम मत मारो, सिर्फ खड़े हो जाओ चुपचाप। तो उनका एट कर रह गया, गुस्से में आग का रपड़ कर रह गया। मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन हीरा की आज्ञा के बिना इन्हें देखो, उसमें भी बड़ों का छोटों का या एक दूसरे की आज्ञा का पालन करना का कर्तव्य कितना है। गया, आप और चार दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता था। कुशल्या ने अच्छा करे भगवान ने। वो आया और दोनों आदमी दोनों को पकड़ा और लेके चला। हीरा को ये डर था कि अगर वो एक मारता तो मोती भी चुप नहीं रहता, लेकिन उन्होंने भी नहीं मारा और ये भी उसके साथ चल पड़े। उसने सोचा उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। वो भी होशियार थे। उसने मोती के क्रोध को देख लिया। उसने कहा अगर मैं एक डंडा मारूं तो ये मेरे को पेट में अपने सिंग से मेरे को पूरा खत्म कर देगा। मौका देकर हमें इनको मारना है, अभी मारने की हमको दो, क्योंकि इसके तेवर बहुत गुस्से में भरा हुआ है। जानवरों का भी गुस्सा होता है, जानवरों में भी प्यार होता है। जानवर कभी अपने मालिक को कैसे प्यार से देखता है, और कभी उसका अगर कुछ अपोजिट हो जाए तो उसके ऊपर वो कैसा क्रोधित होता है। फिर उसके नज़र में कोई मालिक नहीं, कोई मालिक। और जिसके ऊपर उसका दिल लुट गया उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। और ये बात उन लोगों ने भी पहचान ली कि अभी वो दोनों लड़के जो आए थे उन्होंने समझ लिया कि अब हमको इसको तेवर इसका गुस्सा देखकर चुप रहना है, ये तो वक्त टाल जाना जाए मसलत है। यानी अच्छा है अगर अब हम इन्हें मारा तो ये वापस हमको ज़रूर मारेंगे। अभी हमको थोड़ा शांति से काम लेना चाहिए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। देखिए, उसी घर के अंदर एक बच्ची में, छोटी सी लड़की में कितना प्रेम था, कितनी आत्मीयता थी बैलों के प्रति। उसके सामने वही सूखा भूसा डाल दिया गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी वो भूसे को मुंह नहीं डाला। कुछ देर के अंदर घर के सभी लोग खाना खा रहे थे। उसमें से एक छोटी लड़की 2 रोटी लाई और दोनों को एक एक रोटी मुंह में देकर चली गई। अब देखिए, उस रोटी से इसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। अब एक एक रोटी में कल से भूखे हैं, इतनी मार खाए वो करे, पर एक रोटी में उनका कोई पेट नहीं भरा। लेकिन उस बच्चे के प्रति उनको वात्सल्य आया, प्रेम आया कि इस घर में सभी दानव नहीं है, कुछ भगवान भी है। और वो भगवान किसमें था? भगवान किसमें था? देवी का रूप किसमें था? वो लड़की में, जिसने अपने थाली की 2 रोटी लाकर उसने हमको खिला दी। कितना उसके प्रति प्रेम है, देखिए। यानी इस घर के अंदर कोई सज्जन का वास है। सज्जन यानी सत्पुरुष, और वास यानी निवास। यानी सब तो लोग, किसी के मन में भी हमारे प्रति कोई भाव नहीं आए, लेकिन उस छोटी सी लड़की में हमारे भूख को देखा, हमको पहचाना और वो अपनी हिस्से की रोटी लाकर हमको खिला दी। लड़की बहरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। देखो, जो दुखों से भरा हुआ होता है, जिसको एहसास होता है दुख क्या होता है। अब इसका तो दुख बहुत अपना। यहाँ तो बैल को, मोती को कभी हीरा था, हीरा को कभी मोती था। उस बच्ची का तो कोई नहीं, पिता तो थे लेकिन माँ सौतेली थी, उसकी माँ मर चुकी, और कोई पिता अपनी बेटी को वो प्यार दे नहीं सकता जो माँ दे सकती, और दूसरी औरत आने पर भी उसको कोई नहीं मिलता। तो इसने इस लड़की ने उन दोनों बैलों की आत्मीयता को देखा कि कितने दोनों एक करता है तो एक ही, दोनों वही करते हैं। एक चुप तो वो भी चुप, एक नहीं खाता दूसरा नहीं खाता,
दोनों अपनी अपनी भाषा में कैसे एक दूसरों के दुख को सुख को बांट रहे, ये आत्मीयता देखकर उससे भी उन बैलों से क्या हो गई, आत्मीयता हो गई। और इसी कारण से उसने अपने हिस्से की रोटी लाकर उसको दी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते। दोनों दिन भर सोते, जोते जाते, दिन भर उनके काम लेते हैं खेतों में, फिर डंडे ऊपर से डंडे खाते और शाम को थान पर बांध दिए जाते हैं। और रात को वही बालिका, अब उनका रोज कार्यक्रम हो गया कि वो भूसी, सूखा हुआ भूसा छोड़ते, लेकिन वो नहीं खाते और वो बच्ची के हाथ से दी हुई एक एक रोटी दोनों भी खाते। बढ़िया प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर कि प्रेम की प्रसाद की बरकत, उनके दो रोटी में ही उनका बस प्रेम, क्योंकि उस रोटी में क्या था, प्रेम था। उसके आगे ढेरों सारा भूसा, सूखी घास, वो भी कोई मान्यता नहीं रखती थी। पर रोम रोम में अभी, मगर दोनों की आंखों में एक एक रोम रोम यानी एक एक छेद में, होल में उनके विद्रोह भरा हुआ था। किसके प्रति, उस भैरव के प्रति और उस यानी इसके झूरी के साले के प्रति। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि सहनशील हीरा था और जल्दी से हीरा मोती क्रोधित हो जाता था। उसने कहा, हीरा अब तो मेरे से सहन करने की शक्ति नहीं है, क्या करना चाहते हो? पूछा हीरा ने मेरा। एक हाथ को सिंह पर उड़ाकर फेंक दूंगा, बस अब तो मुझे तुम्हारी आज्ञा चाहिए। सिंगों से, मैं पहले ही बता दिया आपको कि उनका हथियार है उनके सिंह। और वो बोला कि एक को मैं दोनों में से किसी एक को अपने सिंह पर लूँगा और उछाल कर फेंक दूंगा, ताकि मुझे भी उससे सकता हो। लेकिन जानते हो, वे पारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसकी लड़की है, जो इस घर का मालिक है, वो बेचारी अनाथ हो जाएगी। देखिए आंखें पढ़े तो आंखें भर आती है। उसने, हीरा ने कहा, मोती, जिस व्यक्ति को तो मारना चाहता है, उठाकर पटकना चाहता है, वो इसी घर का व्यक्ति है, वो उसी की लड़की है, उसके पिता है। वो माता तो रही नहीं, सौतेली माँ है, और पिता है जिसमें उसका कुछ चल रहा है। तो उसको तुम अगर उठा के फेंकोगे तो ये बच्ची अनाथ हो जाएंगी। तो क्या हमारा ये कर्तव्य है, जिसने हमको रोटी खिलाई उसी को हम अनाथ कर दे? देखिए कितना आत्मीयता, कैसे प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में दुखद कहानियों का वर्णन करते हुए, दुखद घटनाओं का वर्णन करते हुए दिल को कंपा देने वाली कहानियाँ लिखते थे। तो मालकिन को न फेंक दूँ, वही तो उस लड़की को मारती है। अच्छा, उसको नहीं मारूँ तो उसकी मालकिन को मार दूँ, क्योंकि वह उसकी सौतेली माँ है। और हम भी देखते हैं कि वो उसको भी बहुत मारती है। तो मोती ने पूछा, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो तुम? देखिए इंसानों के अंदर ये इंसानियत नहीं रहती है, लेकिन जानवरों में उसने कहा कि देखो, कभी भी औरत के ऊपर हाथ उठाना अपराध है, तुम ये काम भी नहीं कर सकते हो। तुम भूल जाते हो कि बताओ कि कैसा होगा, औरत की जात पर सिंह चलाना मना है या नहीं, ऐसे तुम भूल जा रहे हो अपनी बात। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते हो, बताओ उड़ाकर भाग चले। गुस्सा आ गया मोती को भी। हर बात में आप कुछ तो कुछ बात करते हो, तो क्या करो, इसको नहीं मारूं, उसको नहीं मारूं और इनके अत्याचार सहन करता रहूं, तो फिर कैसा होगा? अब एक ही चारा है मेरे पास, ये रस्सी तोड़कर हम लोग चुराकर भाग चले। मुझसे तो अब सहा नहीं जाता और रहा नहीं जाता। हाँ, बात ठीक है आपकी, इस लड़की के प्रति हमारे अंदर आत्मीयता है, लेकिन अब हम कब तक करेंगे इस अत्याचार को, कब तक सहन करेंगे? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेंगी कैसे? हाँ, ये बात ठीक है,
हम किसी को कष्ट न दे, हाँ भाग जाते हैं, लेकिन कैसे भागे ये रस्सी को तोड़ना हमारे वश की बात नहीं है। इतनी मोटी जो रस्सी है, इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है, फिर एक झटके में जाती है। क्या आइडिया था मोती के पास। हम इसको पहले मुंह में चबा लेंगे, चबा चबा के इसको नरम बना देंगे, फिर एक झटके में इसको तोड़ के भाग जाएंगे। ये मोती का आइडिया। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे, यानी रस्सी भी इतनी मोटी थी कि मुंह में नहीं आ रही थी। बच्ची तो गई रोटियां खिलाकर, अब रात को ये काम करने वाले थे, पर देखिए कि वो तो मुंह में नहीं आ रही थी, बहुत जोर लगा रहे थे, लेकिन वो रस्सी को पतली नहीं कर सके। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। अचानक ये अपना प्रयत्न कर रहे थे रात में, तो अचानक दरवाज़ा खुला तो थोड़ा घबरा गए, रात के समय कौन आया। तो लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों बैल उसको प्यार करने लगे, उसका हाथ चाटने लगे। मैंने पहले बताया कि पशुओं के अंदर प्रेम जताने का है, शरीर को चाट कर वो प्रेम बताते हैं। कभी दोनों की पूंछें खड़ी हो गई, उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। दोनों बोला, अरे ये लड़की क्या करने आई है। तो देखो, मैं आपका ये रस्सी खोल देती हूँ, आप लोग दोनों के दोनों चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। मैं भी तुम्हारे ऊपर होते हुए इंतजार को देख नहीं सकती हूँ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनके नाकों में नाथ डाल दिया जाए। कभी पिक्चरों में भी ऐसा होता है, जानवर उसके मालिक को कैसा बचा देता है। तो यहाँ पर देखो, ये बच्ची में उसने रात में घर में जो हो रही थी बात कि ये बैल अभी ऐसे नहीं हो रहे, तो काम भी नहीं कर रहे, अड़ियल बन रहे, इनके नाकों में नाक डाल दी जाए और इनको मार दिया जाए। ऐसी कोई एक चीज़ होती है जिसको नाक में डालने पर वो मर जाएंगे। तो उसने कहा कि मैं खोलती हूँ और आप चुपके से बिना आवाज़ किए यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैंने इन लोगों का जो आइडिया था, प्लान था, वो सब सुन लिया। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। उसका गांठ थी, वो खोल दिया, लेकिन दोनों जाने को रेडी नहीं हो रहे थे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो। क्योंकि मोती को तो बहुत था, लेकिन हीरा सहनशील आत्मा था कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन बाद में इस बच्ची का क्या होगा। जब इसके ऊपर शक आएगा तो उसकी माँ या उसके पिता उसे क्या करेंगे। इसलिए वही खड़े हो गए। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएंगी, मुसीबत आएंगी, तब क्या होगा। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहज बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे, जल्दी दौड़ो। उसने क्या कहा कि मेरे ऊपर शक नहीं आना, इसलिए वो समझ गई कि अगर हम चले गए तो शक इसके ऊपर ही है, और शक के कारण इसके पिताजी या माँ इसको और सताएंगे या मारेंगे। पर उस बात की शंका का समाधान करने के लिए, यानी उसने ऐसा प्लान बनाया कि घर वालों को उसके ऊपर शक न आए। अब इनको खोला और बोली, जल्दी जल्दी। बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे। यानी फूफा यानी उसके झूरी उसका जीजा था, उसकी औरत उसकी फूफी थी। तो फूफा जी के लाए हुए बैल क्या हो रहे हैं, भागे जा रहे। वो दादा, दोनों बैल भागे जा रहे, जल्दी दौड़ो। यानी जो इसके ऊपर आने वाली शंका थी वो एकदम हो गई। बच्चे ने उसको सबको बता दिया, तो अब शंका का कोई नाम निशान नहीं है। तो बैलों के मन में जो डर था उसको उसने ख़त्म करने के लिए उनको खोलने के बाद में ऐसी चिल्लाई कि उनको शक नहीं होना कि मैंने रस्सी खोली। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हो गए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। अब
देखो वो तो भाग गए आगे आगे, बैल आगे आगे पीछे गया, लेकिन बैल तो इतनी तेजी से भाग रहे थे उनके हाथ नहीं आए। तो वो गांव जाकर फिर 2-3 लोगों को बुलाने का प्रयत्न किए, वापस आया तो देखिए दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। अब तक ये वापस गांव में गया, तब तक ये बिल्कुल आपस से ओझल हो गए, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यह पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। दोनों एक खेत के किनारे पर खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। भागते 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 ऐसी जगह पहुंच गए कि उनको अपना झूरी का घर का पता भूल गया। अब वहाँ खड़े होकर सोच रहे कि अब हम कहाँ जाएंगे, ये कौन सा गाँव है, क्या है। अब देखिए, पर कोई बात नहीं, राह तो भूल गए लेकिन उससे तो हम लोग छूट गए। ये उनको बहुत अच्छा लगा। और अब देखो आगे वो क्या करते हैं, हमारा आने वाले पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे हीरा और मोती का करामत। और इस पाठ के माध्यम से हमें ये सीखना है कि जानवरों में भी आत्मीयता होती है। जानवर बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जानवर को कुछ समझता नहीं है। जानवर भी देखता है कि सामने वाला हमसे कैसा व्यवहार कर रहा है, और वो भी अपना फिर उसका अपने कर्तव्य के अनुसार उसका मालिक का कैसे रक्षा करता है। इस तरह से इस पाठ के माध्यम से हम आने वाले समय में और आगे पढ़कर हीरा और मोती के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।